लेकिन ये कांच बम फटेगा कैसे और किस वक्त? मेरा मतलब है कि इसको डीएक्टिवेट कहाँ से करना होगा। घनश्याम ने लकड़ी का डब्बा खोला। उसमें एक प्लास्टिक का लिफाफा था। उसमें से प्लास्टिक का एक लिफाफा रखा था। उसने लिफाफा खोलकर इसमें से शीशे की एक नलकी निकाली जिसके किट नसवारी रंग की एक बारीक तार लिपटी हुई थी। उसने तार थोड़ी सी खोलकर मुझे दिखाई। ये तार रेशम के रेशे से ज़्यादा बारीक थी। घनश्याम ने कहा, उसे खींच कर देखो। मैंने थोड़ा सा खींचा। इसने कहा, और ज़ोर से खींचो। मैंने ज़्यादा ज़ोर से खींचा मगर तार बिल्कुल ना टूटी। ये तार फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत है। मैंने पूछा, ये तार मुझे कहाँ लगानी होगी? घनश्याम ने कहा, यही वो तार है जिसके ज़रिए कमरे के दरवाजे और खिड़कियों से चिपकी हुई ताकतवर स्कॉच टेप धमाके से फटकर वहाँ क़यामत मचाएगी। इस तार को तुम्हें किसी लकड़ी की चौखट से चश्मा करना होगा कि नज़र ना आए। वैसे मैंने इसलिए इस तार का रंग भी टेप और खिड़कियों के रंग के ऐसा नसवारी रखा है। खिड़की के स्कॉच टेप के साथ इसे चिपका कर तुम उसका एक सिरा तुम नीचे किसी ऐसी जगह लटकाओगे जहाँ नीचे से तुम्हारा हाथ तार तक पहुँच जाए। उस वक्त कमरे में दुश्मन के जर्नैलों की मीटिंग जारी होगी तो तुम किसी भी तरीके से इस तार को नीचे लटकते हुए सिरे को पकड़कर ज़ोर से खींचोगे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही होगा। तार के खींचने से स्कॉच टेप पर लगे हुए धमाका खेज केमिकल को हल्का सा झटका लगेगा और इन केमिकल्स के रिएक्शन का सिलसिला जारी हो जाएगा। इस चेन रिएक्शन को एक ख़ास पॉइंट तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और तुम्हारे तार खींचने के सिर्फ 15 मिनट बाद स्कॉच धमाके से उड़ जाएगा। इसके धमाके दूसरी खिड़की और दरवाज़ों पर लगी स्कॉच टेप का मवाद भी धमाकों से फाड़ देगी। यूँ वो कमरा सारे का सारा हवा में बिखर जाएगा और वहाँ सिवाय आग के शोलों के और कुछ नज़र नहीं आएगा। मेरा ख्याल है तुम इसकी तकनीक को समझ गए हो। तकनीक मुश्किल का खेज टेप को कमरे की खिड़कियों और दरवाज़ों की चौखटों पर चुस्पा करके इसके एक सिरे को खिड़की से बाहर लटकाना और फिर मीटिंग शुरू हो जाने के बाद वहाँ आकर तार को नीचे से झटके के साथ खींचना, ये सारा अमल मेरे लिए एक आजमाइश तलब काम था। इसमें मेरे होटल के इर्द गिर्द और होटल के अंदर जाने का 100% इम्कान था। धमाके से पहले मेरा वहाँ देखा जाना मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। मैंने स्कॉच टेप और नसवारी रंग की नलकी एक कपड़े में लपेटी और कपड़े को अपनी बनियान के अंदर रखकर कमर के साथ बांध लिया। घनश्याम ने कहा, मैं अपनी जान पर खेल कर भी ये काम करूँगा। अब मैं जाता हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो वापस आकर तुमसे मिलूँगा। अगर पकड़ा गया तो मेरा कहा सुना माफ़ करना। यह कहकर मैं कमरे से उतरा और दुकान से बाहर आ गया। बाहर आकर सड़क पर दोनों हाथ वर्जिश के अंदाज में हिलाते हुए तेज तेज चल पड़ा जैसे मैं सुबह की सैर कर रहा था। उस वक्त सुबह हो गई थी और चौक में कुछ और भी लोग सैर करते हुए नजर आए। मैंने चौक में जाकर रिक्शा लिया और फौजी हेडक्वार्टर से एक चौक पीछे ही उतर गया। यहाँ से मैं आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग करता बाजू वर्जिश के अंदाज में हिलाता फुटपाथ से होता हुआ फौजी हेडक्वार्टर के गेट में से गुजर गया। उस वक्त जहन में मेरा ख्याल आया कि अगर गेट पर मौजूद ड्यूटी गार्ड को किसी तरह मालूम हो जाए कि मेरी कमर के गिर्द किस कदर धमाका खेज मवाद बंधा हुआ है कि अगर वो फट जाए तो सारे फौजी हेडक्वार्टर की परख से उड़ा सकता है, तो वो लोग मुझे वहीं गोलियों से भून डालें। मैं चुपके से अपने कमरे में आ गया। मैंने अपनी कमर के गिर्द लिपटे हुए रुमाल को खोला और धमाका खेज मवाद, टेप और नसवारी तार की छोटी सी नलकी को इस रुमाल में लपेटकर कमरे में मेज़ के पीछे छुपा दिया। अब मेरे सामने इस कमांडो ऑपरेशन का सबसे अहम और सबसे ख़तरनाक मरहला था, यानी इस स्कॉच टेप को बम होटल के कमरे में जाकर खिड़कियों और दरवाजे की चौखटों से चिपकाना था, जहां हफ्ते की रात को इसराइली और भारतीय जर्नैलों की मीटिंग होने वाली थी। फिर किसी एक खिड़की की चौखट से चिपकाई हुई धमाका खेज टेप के साथ नसवारी तार को लगाना और इसके सिरे को खिड़की से बाहर किसी ऐसी जगह पर लटका देना था जहां नीचे से मैं मीटिंग शुरू होने के बाद तार के सिरे को खींच सकूं। यह इन हालात में बज़ाहिर एक नामुमकिन काम था कि जब मेरे पास किसी किस्म का भेद बदलने का कोई ज़रिया नहीं था और मैं ये भी नहीं चाहता था कि होटल का कोई मुलाजिम मुझे वहाँ वक़ूआ से पहले चलता फिरता देखे। शाम तक मेरा जहन उसी धेड़-बुन में रहा कि मुझे क्या तरीके अख्तियार करने चाहिए। शाम हो गई, मेरी समझ में अभी तक नहीं आया था, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरे दिन रात को होटल में जर्नैलों की मीटिंग होने वाली थी। मुझे जो कुछ करना था उसी रात को करना था, क्योंकि एक बात तय थी कि ये काम मैं अपने महदूद बल के ना होने के बराबर वसाइल के बाइस दिन की रोशनी में तो नहीं कर सकता था।
आखिर मैं इसी फैसले पर पहुंचा कि मुझे रात के अंधेरे में चोरों की तरह होटल के कमरे में जाकर सारी कार्रवाई करना होगी। उसके सिवा दूसरा कोई चाराकार नज़र नहीं आ रहा था और वह गुजरता जा रहा था। मेरे पास सिर्फ एक रात बाकी रह गई थी और ये आखिरी रात ही थी। मैंने रात का खाना कमरे में ही खाया। जगदीश कैंटीन में ही था। मैं इसे ज़रूर बता देना चाहता था, चुनांचा मैंने इससे कहा कि मैं फ़िल्म का आखिरी शो देखने जा रहा हूँ। अगर भैया शरद जी मेरा पूछें तो इन्हें कह देना कि मैं फ़िल्म देखने गया हुआ हूँ और मैं भी चलता हूँ, दोनों इकट्ठे फ़िल्म देखेंगे, मेरा काम बस ख़त्म होने वाला है। मैंने कहा, नहीं यार, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, मेरी एक गर्लफ्रेंड मेरे साथ जा रही। जगदीश कहका लगा कर हंसा, फिर तो तुम्हें अकेला ही जाना चाहिए। जगदीश को ये सब कुछ बताने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी, तारे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और थोड़ी देर पहले हल्की सी बारिश होकर रुकी थी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली, रात के 9 बज रहे थे। मुझे इसी लम्हे हेडक्वार्टर के अहाते से निकलकर रात 12 बजे तक वापस आ जाना था, ताकि गेट पर मौजूद ड्यूटी गार्ड को यकीन हो जाए कि मैं वाकई फ़िल्म का आखिरी शो देखने ही गया था। मैंने सिर्फ इतना किया कि संदूक में से एक पुरानी सी नस्वारी रंग की कमीज़ और हल्के ग्रे रंग की टी-शर्ट पहन ली, ताकि रात को मैं दूर से नुमाया तौर पर नज़र ना आ सकूं। पाँव में रबड़ के फ्लैट शू थे। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। ना कोई पिस्तौल मैं अपने साथ ले जा सकता था, न चाकू साथ ले जा सकता था, क्योंकि मुझे काम पिस्तौल की गोली फायर किए बगैर और चाकू से अगर किसी की गर्दन काटे बगैर बड़ी खामोशी और पुरअमन तरीके से करना था। स्कॉच टेप और नस्वारी तार की नलकी मैंने रुमाल में लपेटकर अपनी कमर के साथ बांध ली थी। पतलून की पिछली जेब में कमरे की चाबी का छल्ला 25-30 रुपये की इंडियन करेंसी थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और कमरे को ताला लगाकर सर झुकाए बड़े बड़े मज़े से हेडक्वार्टर के गेट की तरफ चल पड़ा। गेट पर मिलिट्री पुलिस के 2 सिपाही खड़े पहरा दे रहे थे। मैंने जानबूझकर उन्हें नमस्कार कहा। मैं फ़िल्म का सेकंड शो देखने जा रहा हूँ, 12-1 बजे आ जाऊँगा। उनमें से एक फ़ौजी ने कहा, ठीक है साहब। वो सब जानते थे कि मैं शरद दीवान का भाई हूँ। ये फ़ौजी मेरे पास ही कैंटीन में राशन वगैरह लेने आते जाते रहते थे। मैं गेट के बाहर आकर फुटपाथ पर हो गया। मुझे इतनी जल्दी नहीं थी। अपना काम यानी कमांडो एक्शन बल के कमांडो ऑपरेशन मुझे रात ज़्यादा गहरी हो जाने के बाद शुरू करना था। इस दौरान अशोका होटल से दूर दूर ही रहना था। नागपुर के बाज़ारों में अभी रौनक थी। मैं ज़्यादा हजूम वाली जगहों पर जाकर ख्वामख्वाह लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता था। चुनांचे मैं एक पार्क में आकर बैठ गया। रात बड़ी खुशगवार थी, हवा चल रही थी, दिल झुके हुए थे। पार्क में दूर दूर रोशनियां जगमगा रही थी, बूंदाबांदी भी हो रही थी, मगर लगता था किसी वक्त बारिश भी हो जाएगी। मैं चाहता था 1-2 घंटे बाद बारिश शुरू हो जाए। बारिश में अपना अशोका होटल वाला कमांडो ऑपरेशन ज़्यादा महफूज होकर कर सकता था, क्योंकि बारिश में लोग कमरों से बाहर नहीं निकलते। काफ़ी देर में पार्क में की बेंच पर बैठा सिगरेट फूंकता रहा, फिर उठा और अशोका होटल की तरफ रवाना हो गया। मुझे मालूम था कि ये होटल कहाँ वाक़िया है। मैं आराम से चल रहा था, मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं थी। 1-2 बार रौनक चौराहों पर से गुजरने के बाद मैं एक निस्बतन खाली सड़क पर आ गया। इस सड़क के एक जानिब झीलों वाला बाग था। ये झीलें कुदरती थी। इसके इर्द गिर्द नागपुर की सिटी कॉरपोरेशन ने मातरम की शर्म का बाग बना दिया था, जहाँ बच्चों का बड़ा पार्क भी था। इस बाग की दूसरी तरफ अशोका होटल की बिल्डिंग थी। चलते चलते बाग की दूसरी जानिब निकल आए। मैंने एक जगह रुककर बाएं जानिब देखा। दरख्तों के पीछे मुझे अशोका होटल के 3 मंजिला इमारत थोड़ी दूर ही नज़र आ रही थी। अशोका होटल के 3 ब्लॉक थे जो एक दूसरे से अलग अलग बने हुए थे। चूँकि ये मॉडर्न होटल था, इसलिए यहाँ आम होटल की तरह ज़्यादा रोशनियाँ नहीं लगी हुई थी। कमरों के अंदर फिर धीमी रोशनियाँ होती थी। ब्लॉक के आगे खंभों पर डेकोरेशन लाइटें ज़रूर लगी हुई थी, मगर चूँकि बरसात के मौसम में रोशनी के बल पर परवाने वगैरह बहुत ज़्यादा आते थे, इसलिए हर ब्लॉक के आगे एक खंभा छोड़कर दूसरे खंभे की बिजली बुझा दी जाती थी। ऐसा बरसात के मौसम में रात को नागपुर शहर की बड़ी सड़कों पर एक खंभा छोड़कर मरकरी लाइट बुझा दी जाती थी। भारत के वस्ती इलाकों में जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों का एक तवील और पेचदार सिलसिला फैला हुआ था। चुनांचे एक तो यहाँ बारिशें देर तक होती रहती थी, दूसरे यहाँ बरसात के मौसम में मच्छर, परवाने और दूसरे हशरातुल अर्ज़ बेशुमार जमा होते थे। मैंने अशोका होटल के पीछे जो सड़क जाती थी वहाँ आकर एक अंधेरी जगह में खड़े होकर होटल के ब्लॉक का दूर से जायज़ा लिया, जिसकी दूसरी मंजिल के कमरे में मुझे कमांडो ऑपरेशन के लिए जाना था। यह होटल का नंबर 3 ब्लॉक था। दूसरे मंजिल का कमरा जो मेरा टारगेट था, कोने वाला कमरा था। एक तरफ छोटा सा बगीचा था
जिसमें एक फव्वारा लगा था। फव्वारे का पानी लड़ियों की सूरत में उछलकर नीचे गिरता और मुझे दूर से चमकता दिखाई दे रहा था। यहाँ कोने में होटल की दीवार के साथ कोई बल्ब रोशन नहीं था। चूँकि इसकी रोशनी कमरों की खिड़कियों पर पड़कर कमरों में रिहाइश पजीर लोगों के नींद में खलल डाल सकती थी, इसलिए होटल के किसी ब्लॉक की दीवार पर बाहर की जानिब कोई लाइट नहीं लगाई गई थी। सिर्फ सामने कुछ फासलों पर खंभों पर मरकरी लाइटें लगी थी, जिनकी रोशनी ब्लॉक के कमरों तक आती आती मध्यम पड़ जाती थी। जहाँ मैं छुपकर खड़ा था वहाँ से मुझे अपना टारगेट साफ नज़र नहीं आ रहा था, मगर मुझे मालूम था कि किस तरफ से होटल की गार्डेना की बाड़ फलांग कर होटल के अहाते में दाखिल होना है। इतनी देर में हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं दिल में दुआ करने लगा कि या अल्लाह बारिश तेज़ हो जाए, इस तरह जिसको बाहर भी निकलना होगा वो बाहर नहीं निकल सकेगा और मुझे अपने मिशन की तकमील में आसानी हो जाएगी। जब मैंने महसूस किया कि अब होटल की मतलूबा ब्लॉक की तरफ गहरी खामोशी छा गई है और शायद ही इस तरफ किसी का आना हो, तो मैं अंधेरे से निकलकर अपने हदफ की तरफ चल पड़ा। होटल के अहाते की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी। ये मॉडर्न किस्म की फैशनेबल डिज़ाइन की दीवार थी, जिस पर थोड़े थोड़े फासले पर हिंदुओं के मंदिरों की तरह छोटी छोटी बुर्जियाँ बनी हुई थी। एक जगह से मैंने दीवार फलांगी और आके गार्डन की छोटी वाली दीवार की ओट में आकर झुककर होटल के ब्लॉक की तरफ देखने लगा। आगे छोटा सा बगीचा था, जिसके वक्त में एक फव्वारा था। फव्वारे के कोल चबूतरे के इर्द गिर्द 3-4 रोशनियाँ लगी हुई थी। इसके सिवा वहाँ कहीं और का बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं जल रही थी। मैं झाड़ियों की दीवार के पीछे झुककर चलता अंधेरे में ब्लॉक से कोई 30 फीट के फासले पर आकर वहीं बैठ गया। नज़रों से माहौल का जायज़ा लिया, यानी दूसरे दरमियाने ब्लॉक की तरफ लॉबी में रोशनी हो रही थी और सामने 1-2 कारें खड़ी थी। लॉबी में 1-2 आदमी इधर उधर हरकत करते नज़र आ रहे थे। सामने वाला बगीचा भी खाली था, जिस जगह में छुपा हुआ था वो बगीचा भी खाली पड़ा था। मैंने ऊपर नज़रें उठाकर देखा। गर्मियों का मौसम होने की वजह से तकरीबन हर स्वीट या कमरों में एयर कंडीशन चल रहे थे, जिससे कमरों की खिड़कियां तमाम बंद थी, लेकिन किसी किसी कमरे में रोशनी हो रही थी, जिसकी धीमी चमक खिड़की के शीशों और पर्दों के पीछे से दिखाई दे रही थी। दूसरी मंजिल वाले जिस कमरे में मुझे जाना था, उस कमरे की बत्ती बुझी हुई थी और खिड़की पर अंधेरा छाया हुआ था। यह बात मेरे हक़ में बड़ी अच्छी थी। मैंने आंखें सुकेड़ कर इस कमरे की दीवार को बड़े गौर से देखने की कोशिश की। दीवार के साथ 2 कमरों की खिड़कियों के दरमियान मुझे ऊपर तक दीवार पर एक बेल चिमटी हुई नजर आई। मुझे इस बेल के पास पहुंचना था। बूंदाबांदी अब हल्की बारिश में तब्दील हो गई थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, वहाँ कोई नहीं था और दूर दूर तक इलाका खाली पड़ा था। मैं झुककर झाड़ियों के साथ साथ चलता ब्लॉक की तरफ तेज़ी से दौड़ा और उसके साथ लगकर खड़ा हो गया। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब खिसकना शुरू कर दिया। 7-8 कदम चलने के बाद मैं इस जगह पहुंचकर रुक गया, जहां एक फूलदार बेल नीचे से ऊपर तक दीवारों के साथ चिमटी हुई चली गई थी। ये बेल मेरे ऊपर मतलूबा कमरे के करीब से होकर तीसरी वाली मंजिल की जानिब चली गई थी। मैंने बेल में हाथ डालकर इसकी शाखों को टटोला। अचानक मेरा हाथ लोहे के पाइप पर पड़ा। लोहे का पाइप था जो ऊपर छत से नीचे बारिश का पानी गिराने और गटर में पहुंचाने के लिए लगाया गया था। शायद ये बेल इस पाइप को छुपाने के लिए ही लगाई गई थी। मुझे अपना रास्ता साफ होता नजर आया। बेल की शाखें नाजुक थी, मगर पाइप मजबूत था। बेल की शाखें मुझ पर सिर्फ इतनी मेहरबानी कर सकती थी कि जब ऊपर चढ़ने लगूं तो मुझे अंदर छुपा लें। एक बार फिर मैंने दाएं बाएं तेज़ निगाहों से देखा। जब वहाँ कोई आदमी नज़र न आया तो मैं बेल में घुस गया। पाइप को दोनों हाथों से पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। बेल की शाखों पर बारिश के जो कतरे गिर रहे थे और सर पर और कभी कभी आंखों में भी पड़ जाते। मैं संभल कर पाइप के गिर्द लगे गोल क्लिपों को ऊपर से पकड़ता और नीचे इन पर पाँव जमा था आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। मुझे सिर्फ एक ही मंजिल ऊपर जाना था। मैंने दूसरी मंजिल वाली मतलूबा खिड़की के पास पहुंचकर बाएं हाथ से इसे अंदर को खोला। खिड़की अंदर से बंद थी। मैंने परेशान सा होकर दाएं जानिब देखा। दाएं जानिब की खिड़की 1 हाथ के फासले पर थी। उस कमरे की सिर्फ 2 ही खिड़कियां थीं। उन्हें अंदर से खोला, धकेला तो वो भी अंदर से बंद थी। अचानक मेरी निगाह खिड़की से ज़रा आगे बढ़ी। यहाँ रोशनी बहुत धुंधली थी और ये रोशनी नीचे कुछ फासले पर बागीचे की पहाड़ के साथ लगे खंभे की ट्यूबलाइट से हो रही थी। मैंने बेल की शाखों को एक तरफ थोड़ा सा हटाकर गौर से देखा। यहाँ दीवार पर एक खुली जगह थी। शायद यहाँ आकर कमरों के साथ जाने वाली राहदारी और कॉरिडोर ख़त्म होती थी। मैंने बेल के अंदर से एक पाँव निकालकर दीवार से ज़रा सी निकली हुई कग्गर यानी बालकनी पर रखा।
हाथ से खिड़की की चौखट को पकड़ा और दूसरा पाँव दीवार की बालकनी पर रखा और खिड़की के साथ चिमट गया। यहाँ से मैं नीचे से देखा जा सकता था। यहाँ ज़्यादा देर तक मैं खड़ा नहीं रह सकता था। मैं दीवार के साथ चिमटा राहदारी की खला की तरफ खिसकने लगा। जहाँ राहदारी का चौकोर शगाफ था, उसके करीब आते ही मैंने उछलकर इस पर छलांग लगा दी। मेरे हाथ राहदारी की दीवार के मुंडेर पर जम गए। दूसरे लम्हे मैंने टांगें दीवार के ऊपर डाली और मैं राहदारी में गिरते ही वहीं बैठ गया। ये काम इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से मैंने लिखा है। इसके पीछे मेरी इंतहाई सख्त कमांडो ट्रेनिंग भी काम कर रही थी। राहदारी में दूर दूर तक वॉल टू वॉल कारपेट बिछा था। छत में थोड़े थोड़े फासले छोड़कर धीमे धीमे बल्ब रोशन थे। ये कॉरिडोर में दिन के वक्त भी देख चुका था जब मैं मेजर शरद इकबाल के साथ इस कमरे की सिक्योरिटी का जायज़ा लेने आया था। मैं अपने मतलूबा कमरे यानी टारगेट के दरवाजे के पास ही बैठा था। यहाँ होटल का कोई भी मुलाजिम किसी भी वक्त आ सकता था। ये किसी कमरे के अंदर से नमूदार हो सकता था। चुनांचा मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जेब से लोहे की तार निकालकर कमरे के दरवाजे पर लगे ताले के सुराख में डाली और उसे ख़ास तरीके से 3-4 मरतबा दाएं बाएं घुमाया। ऐसा तरीका था कि इस पर अमल करने से दरवाजे के अंदर लगा हुआ कोई भी ताला खुल सकता था। चुनांचा थोड़ी सी कोशिश के बाद दरवाजे का ताला अंदर से खुल गया। मैंने जल्दी से कमरे में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करते अपना आप लग गया। कमरे में पहले तो अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर कमरे की बंद खिड़कियों के आगे पड़े सफ़ेद रेशमी पर्दों में से बाहर की हल्की हल्की धुंधली सी रोशनी अंदर आने लगी। मैंने कमरे को गौर से देखा। ये वही कमरा था जहाँ मेजर शरद दीवान दिन के वक्त अपने साथ लाया था। और जहाँ दूसरे दिन रात को इसराइली और भारतीय जर्नलों की खुफिया मीटिंग होने वाली थी। मेजर शरद ने मुझे बताया था कि ये मीटिंग फ़ौजी हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स मेस में इसलिए नहीं रखी गई थी कि फ़ौज की हाई कमांड इस मीटिंग में तय होने वाले अमूर के बारे में सिवाय एक चंद मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरों के और किसी फ़ौजी अफसर को कुछ मालूम नहीं होने देना चाहती थी। इन अमूर को जो बज़ाहिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए जाने वाले जारहाना हमले के बारे में ही थे, इंतहाई खुफिया रखना चाहती थी। इसलिए फ़ैसला किया गया था कि यह अहम तरीन सीक्रेट मीटिंग किसी होटल के कमरे में हो। कमरे में लंबी मेज़ पड़ी थी। इसके मेज़ के गिर्द मंकश चमकीली कुर्सियां थीं। जब मैं अपनी पूरी तसल्ली कर चुका कि ये वही कमरा है जहां अगले रात को फ़ौजी मीटिंग होने वाली है, तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया।